जैसे ग्रेविटेशन हमें निकालना है तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि आपको किसी भी चैप्टर में दो में से एक चीज जरूर मिलेगी इन जनरल, या तो फोर्स या फिर एनर्जी या वर्क। ठीक है, तो इनके हमें फॉर्मूले याद रखने हैं कि भाई फोर्स जो है वो फोर्स होता है mL_t-2 एंड वर्क या एनर्जी जो है ये होते हैं mL_2t-2। ठीक है, ये आप याद रखें। अब इसके बेसिस पे हम सारी चीजें करते जाएंगे। राइट, कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मुझे जी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि भाई मेरे पास फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है मेरे पास फोर्स के टर्म में कुछ है क्या, हाँ, Gm1m2/r² कि फोर्स होता है Gm1m2/r²। तो जी की वैल्यू क्या हो गई, Fr²/m1m2। अब क्या रखना है, इनके इंडिविजुअल का मुझे फॉर्मूला रखना, डायमेंशंस रखने हैं। और मेरे पास जी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ रखूंगा mL_t-2 देन L² एंड देन m×m। ठीक, वो यहाँ से सॉल्व करके लिए जी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है m-1L3t-2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास जी का फॉर्मूला। चलिए देन आप निकालिए प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट आपको निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड देन आपको निकालना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करिए जरा। अब इसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट को कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास दो तरीके हैं, है ना। अब फोर्स फोर्स तो समझ में नहीं आ रहा है, एनर्जी समझ में आ रही है क्या, हाँ एनर्जी समझ में आ रही है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए पहला तरीका है एनर्जी से। तो एनर्जी से मैं लिखूंगा भाई एनर्जी होती है hc/λ, या तो आप यहां से कर सकते हैं या फिर आप h न्यू से करें। अब एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है mL2t-2, c का आपको फॉर्मूला पता है, राइट। स्पीड है तो L_t-1, वेवलेंथ का पता है, फ्रीक्वेंसी का आपको पता है 1/टाइम है। ओके, और क्या तरीका है ना, डायमेंशंस आप निकाल लोगे। माय पॉइंट इज कि कैसे अप्रोच करना है। और क्या तरीका है, तो मुझे बोर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल याद आया। क्या होता है बोर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, कि एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π। ये भी तो मुझे पता है, एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π। अच्छा, तो mvr, तो मास पता है, वेलोसिटी पता है, r पता है, तो मेरे पास h का डायमेंशन आ गया। ठीक है क्या, तो h का डायमेंशन वही होगा जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है। तो mL2t-1 ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक, रेजिस्टेंस क्या अप्रोच होनी चाहिए रेजिस्टेंस को लेके। तो भाई रेजिस्टेंस चैप्टर में कोई फोर्स का फॉर्मूला आता है क्या, बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा, तो फिर क्या आता है, पावर का एक फॉर्मूला है या हीट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी जो पावर होती है वो होता है I²R। राइट, पावर क्या होता है I²R, या हीट होती है I²RT, है ना। हीट क्या होती है I²RT। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो एनर्जी है वो एनर्जी होती है I²RT। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा एनर्जी अपॉन I² और इधर टाइम T, ये रेजिस्टेंस हो गया, इजंट इट। चलिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वोल्टेज निकालना है, क्या फॉर्मूला यूज करें। मुझे वोल्टेज निकालना है, डायमेंशंस के लिए क्या यूज करें बताइए। वोल्टेज वर्क डन बाय चार्ज। अच्छा, ये डेफिनेशन आपको पता है कि वोल्टेज वर्क डन बाय चार्ज होती है, ऐसा आप पढ़ लेते हैं 10th में कि वोल्टेज वर्क डन बाय चार्ज होता है। ओके, चलिए तो अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि वोल्टेज वर्क डन बाय चार्ज होता है। अदरवाइज जनरली थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए भाई, एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ आती है, अगेन तो हमारे पास है कि भाई जो पावर है वो पावर क्या होता है, वो v/I होता है ना। v²/r यूज नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी उसमें आए तो बेटर है। तो पावर क्या होता है, v/I होता है, राइट। तो एनर्जी क्या होती है, v/I/t। तो यहां से मेरे पास वोल्टेज आ जाएगा, एनर्जी इज v/I/t, राइट। यहां से मेरे पास वोल्टेज का डायमेंशन आ गया। अच्छा, आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है क्या, pv = nRT।
आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT एवरीवन नोस। ओके ग्रेट। तो चलिए, तो मुझे जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसका डायमेंशंस बताइए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R है ना, इसका डायमेंशन बताइए मुझे। ये इक्वेशन है मेरे पास PV इज nRT, क्या है R का डायमेंशन बताइए। ओके, तो R भी क्या आया भाई मेरे पास PV by NR, क्या आया PV by NT, PV by NT। अच्छा, अब इसमें क्या है, मुझे तो पता है कि भाई प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क होता है, या फिर आप प्रेशर और वॉल्यूम का सेपरेटली डायमेंशन लिख सकते हैं। तो प्रेशर को आप क्या लिख देंगे, फोर्स बाय एरिया, है ना, प्रेशर को आप लिख देंगे फोर्स बाय एरिया, वॉल्यूम एनटी, है ना। ये मैं फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं डायमेंशंस लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला यहाँ तक है, उसके बाद मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ, ठीक। ओके, तो अब डायमेंशन बड़ा इजी है, राइट। तो जो R का डायमेंशन आपने सॉल्व किया होगा, इट विल बी ml2t-2 मोल -1 थीटा -1, ठीक। दिस विल बी द डायमेंशन। ओके, नाउ एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर बताइए क्या डायमेंशन, एवोगैड्रो नंबर क्या डायमेंशन, मोल -1, है ना। तो जो एवोगैड्रो नंबर है इसका डायमेंशन क्या होता है, मोल -1, क्या है डायमेंशन, मोल -1। अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है क्या आप लोगों को, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं। ओके, चलिए देखिए, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बाय डेफिनेशन होता है R बाय NA, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, राइट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट। बट हम इस फॉर्मेट से अगर डायमेंशन निकालने जाएंगे तो बड़ा टीडियस हो जाएगा। तो आप एक सिंपल सी चीज याद रखिए कि भाई एनर्जी जो होती है, एनर्जी ये होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ kT, जो मॉलिक्यूल लेवल पे जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ kT, है ना। या तो इसे kB लिखते हैं स्मॉल, है ना, या तो kB लिखते हैं, या फिर हम इसे सिंपली kB लिखते हैं, ठीक है। अब बेटा 3/2 kT में भी लिख सकता था, लेकिन 3/2 हमेशा नहीं होती है, इसलिए मैंने ऑफ द ऑर्डर ऑफ kT लिखा है, ठीक है। 3/2 कुछ सर्टेन केसेस में होती है, जनरल फॉर्मूला नहीं है। तो आप ये याद रखिए कि भाई मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ kT होती है ना। आगे अभी कुछ नंबर नहीं लिख रहे हैं, वो हम टाइम आएगा तब पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, तो यहाँ से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन बड़ा इजीली आता है, एनर्जी मुझे याद है डिवाइडेड बाय टेंपरेचर एंड दैट्स इट, सही है ना, एनर्जी याद है डिवाइडेड बाय टेंपरेचर एंड दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हो, राइट, जैसे मेरे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, मेरे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मेरे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, मेरे पास है लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, क्या लिखा है आपने, रेजिस्टेंस का डायमेंशन यही है, मतलब करंट के डायमेंशन नहीं निकालेंगे। बेटा क्या बोलना चाह रहे हो आप, निशु आप क्या बोलना चाहते हो, करंट का डायमेंशन क्या होता है। अरे भाई करंट जो है वो तो फंडामेंटल है ना, करंट तो फंडामेंटल है, उसका डायमेंशन वो तो फंडामेंटल डायमेंशन है ना। इट्स लाइक यू आर आस्किंग कि मास का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, तो फंडामेंटल है, उसके टर्म में हम बाकी चीजें लिखते हैं। चलिए, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, तो ये जितनी भी चीजें होती है ये एज अ होल डायमेंशनलेस होती है, और इनके अंदर जो लिखा होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है। तो मैंने लिखा जैसे साइन के अंदर कुछ लिखा, राइट, तो अंदर जो लिखा होगा
एंगल, अंदर जो एंगल है तो एंगल तो डायमेंशनलेस होता ही है, तो जो अंदर लिखा है वो डायमेंशनलेस, और एज अ होल ये पूरी टर्म भी क्या होती है, डायमेंशनलेस। सेम गोस फॉर cos थीटा एंड tan थीटा। सिमिलरली अगर मैंने e की पावर में कुछ लिखा है तो जो इस ब्रैकेट में आएगा ये भी डायमेंशनलेस होगा, और ओवरऑल जो टर्म है वो भी डायमेंशनलेस होगी। मैंने अगर कुछ लॉग में या ln में लिखा है, राइट, तो जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो भी डायमेंशनलेस होगा, और जो ओवरऑल टर्म होगी वो भी डायमेंशनलेस होगी, राइट। सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर एज अ होल डायमेंशनलेस, एंड जो अंदर ब्रैकेट में आता है वो भी डायमेंशनलेस होता है। ओके, नाउ अगर चीजें डिफरेंशिएशन में है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में, अब डिफरेंशिएशन में डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो जैसे मेरे पास कोई क्वांटिटी है dy by dx, तो dy by dx का डायमेंशन क्या होता है, dy by dx का डायमेंशन होता है y का डायमेंशन अपॉन x का डायमेंशन, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, मैं इसे लिख दूंगा भाई दिस इज d2y by dx क्यूब। क्या लिखूंगा मैं इसे, d2y by dx स्क्वायर। तो यहां पर ये क्या था, छोटा सा चेंज इन y, छोटा सा चेंज इन x। अब क्या हो गया, y तो एक बार ही रहा, नीचे x एक और बार आ गया, तो डायमेंशन क्या आएगा, y तो एक बार और x दो बार। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डायमेंशन। जैसे मैंने लिख दिया कि भाई d5x by dt5 फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो डायमेंशन क्या होगा, तो ऊपर आएगा x और नीचे आएगा t to the power 5। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डायमेंशन इन डिफरेंशिएशन। देन इंटीग्रेशन, राइट। अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सर रेजिस्टेंस को रो एल बाय ए से निकाल सकते हैं क्या, देखिए आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, बशर्ते बाकी चीजें पता हो, है ना। जैसे भाई कोई बोले कि मैं रेजिस्टेंस को V इक्वल टू आई आर से निकाल सकता हूं क्या, हाँ निकाल सकता हूं, प्रोवाइडेड बाकी पता हो। जैसे आपको R निकालना है तो आपको V का याद है क्या, अगर याद है तो निकाल लीजिए। I का याद है, I तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो फंडामेंटल है। V का याद है, अगर याद है तो R का निकाल लीजिए। आपको लगता है नहीं मुझे R का रटा हुआ है, मैं यहाँ से V का निकाल सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई बोल रहा है भाई रेजिस्टेंस जो है वो रो एल बाय ए होता है, अच्छा आपको रेजिस्टिविटी का डायमेंशन आता है क्या, अगर आता है तो आप R निकाल सकते हैं, R का आता है तो रेजिस्टिविटी का निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इट इज अप टू यू, आप फॉर्मूला वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपको बाकी चीजें आती हो, एंड यू गेट द डायमेंशन। x लेंथ है क्या, x इज अ वेरिएबल, मैंने एग्जांपल लिया, फिर x जो भी वहां पर होगा अकॉर्डिंगली डायमेंशन आ जाएगा। यू गेट द कांसेप्ट। यहां पर मैं p और q लिखता तो शायद आप ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते क्योंकि हम जनरली dx dy लिखते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वोल्ट, आरसी जी बेटा अभी तक आप कहां थे, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था वोल्टेज के लिए कि पावर इज v into i, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने बोला था इनिशियली कि जो वोल्टेज होता है वो वर्क बाय चार्ज होता है, वहां से निकाला वोल्टेज को हमने पावर बाय आई से निकाला, या उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला लिखा था एनर्जी इज वी आई टी, व्हाट वाज वी इन दैट, वी इज वोल्ट, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं वापस से इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन में जैसे मेरे पास लिखा है भाई इंटीग्रेशन y dx, मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन y dx, तो क्या होगा इस पूरे का डायमेंशन, तो भाई इंटीग्रेशन तो मैं समेशन कर रहा हूं, इस टर्म का डायमेंशन देखना है तो y और छोटा सा चेंज इन x, तो इसका डायमेंशन होगा जो y का डायमेंशन है इनटू जो x का डायमेंशन, ये होगा इंटीग्रेशन y dx। जैसे भाई मैंने यहां लिखा कि इंटीग्रेशन t स्क्वायर dy, इसका डायमेंशन मतलब t स्क्वायर का डायमेंशन y का डायमेंशन, ठीक है, टी स्क्वायर का डायमेंशन y का डायमेंशन। जैसे मैंने लिखा कि भाई इंटीग्रेशन y by x स्क्वायर dt, ठीक है। तो क्या करना है, इस d को इग्नोर करना है, बाकी पूरे का डायमेंशन
डायमेंशन, टी का डायमेंशन अपॉन एक्स स्क्वायर का डायमेंशन, है ना। एक्स एंड वाई आर जस्ट सिंपली वेरिएबल्स, आप उससे अभी लेंथ ना सोचें, टी को टाइम नहीं सोचे, आप कंसेप्ट समझें कि हम डायमेंशन कैसे लिख रहे हैं, कैलकुलेट करना आप सीख चुके हैं, ठीक है। डायमेंशन कैसे आता है इंटीग्रेशन में, वो आप चीज, ठीक है। इस साइन में अंदर ब्रैकेट में b लिखा है, तो इस b का डायमेंशन कुछ भी नहीं होगा, राइट। यहाँ पर a लिखा है, तो इस a का डायमेंशन कुछ भी नहीं होगा, दिस विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सिमिलरली यहाँ पर ये p लिखा है, ठीक है, तो इधर p का डायमेंशन कुछ नहीं होगा क्योंकि ये पूरी एक्सपोनेंशियल टर्म है, और इधर जो ब्रैकेट में है q, ये q भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। देन ये भी हम देख ही चुके हैं, इंटीग्रेशन भी हो चुका है ना। ये आपके मॉड्यूल में है पेज नंबर 81, ठीक है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, राइट। अब इसमें क्या है, बहुत सारी एक बड़ी सी लिस्ट है 3 या 4 पेज की, इसमें से कौन कौन सी याद करनी है वो मैं नोट करवा रहा हूं, तो वो आप नोट कर लीजिए। याद करना है मतलब क्या क्या आपसे डिराइव हो जाना चाहिए, है ना, सारे याद करने का नहीं बोल रहा हूं, आप इमीडिएटली अब क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ओके, तो यहां पर पेज नंबर 81, अगर आपके पास मॉड्यूल हैंडी है तो आप मॉड्यूल निकाल लेंगे, ज्यादा बेटर है, राइट। इट इज ऑन पेज नंबर 81। हाँ जी, तो देखिए जो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्वांटिटी दी हुई है, और जो सेकंड कॉलम है उसमें इन्होंने कैसे उसे कैलकुलेट करना है वो दिया हुआ है, राइट। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा उसी तरीके से जाएं, उन्होंने एक सजेस्टेड तरीका दिया हुआ है कि कैसे डायमेंशन आया, तो इट्स लाइक कि उन्होंने एक डेरिवेशन दे दिया है। चलिए, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एरिया, वॉल्यूम, मास डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंपल्स, वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब ये एक नया वर्ड आया, स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है ये आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो चैप्टर है उसमें आता है स्ट्रेस। बट फॉर टाइम बिंग आप अपने दिमाग में क्या रखें, जैसे हम डेली रूटीन लाइफ में नहीं बोलते भैया वो बहुत प्रेशर में है, वो बहुत स्ट्रेस में है, तो हम प्रेशर स्ट्रेस एक जैसा यूज करते हैं, तो स्ट्रेस को भी अभी आप प्रेशर जैसा ही माने, ऑल्दो इट इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, बट स्ट्रेस को आप प्रेशर जैसा माने, ठीक। तो प्रेशर स्ट्रेस दे हैव सेम डायमेंशन, देखो उन्होंने फॉर्मूला भी क्या दिया उसको कैलकुलेट करने के लिए, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन आप याद रखें, है ना, ये इसलिए क्योंकि बच्चों जब क्वेश्चंस आते हैं, राइट, तो कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन सिखाना बहुत जरूरी है कि हाँ ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर पे बनते हैं, और वो अभी सिखाना जरूरी है। तो उसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस मुझे लगेंगे, जैसे क्या होता है, ये होता है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशंस, तो उसमें एक बहुत बढ़िया पेयर होता है प्रेशर एंड स्ट्रेस, ठीक है, या फोर्स एंड थ्रस्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम डायमेंशन। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो ऐसे हमें आना चाहिए, अब वो सिखाने के लिए कुछ टर्म्स हमें पता होगी एडिशन, तभी हम चीजें कर पाएंगे, राइट। तो स्ट्रेस यू शुड नो, प्रेशर जैसा होता है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस, ओके, राइट। सरफेस टेंशन पे मैंने मार्किंग नहीं की है, ये लिस्ट में आपको भेजूंगा पीडीएफ, है ना, तो अगर आप मार्क नहीं भी कर पा रहे हैं देन डोंट वरी, यू जस्ट लिसन टू मी, है ना, दैट विल बी इनफ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आप याद रखें कि भाई ये प्रेशर जैसा होता है, ये अगेन उसी चैप्टर का है जहां से स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है। तो जो मॉडुलस होते हैं, ये मॉडुलस कैसे होते हैं, प्रेशर की तरह होते हैं, ठीक है, ओके। सरफेस एनर्जी, यहाँ इन्होंने पता नहीं क्यों सरफेस एनर्जी को एनर्जी बाय एरिया दिया है, ऑल्दो सरफेस एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी बाय एरिया, ठीक है, बट स्टिल वो लास्ट वाला मैंने मार्क नहीं किया है, जस्ट लीव इट। नेक्स्ट वन में आप देखिए, जैसे पहले दो में हमें एक वर्ड दिख रहा है ग्रेडियंट, ठीक है, क्या दिख रहा है, ग्रेडियंट। अच्छा, अभी ग्रेडियंट क्या होता है, राइट, तो ग्रेडियंट मतलब होता है उसका रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। जैसे हम टाइम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो टाइम कहाँ आता है, नीचे आता है, ऐसे जब हम पोजीशन के साथ रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो पोजीशन कहाँ आएगी, नीचे।
राइट। तो देखो इन्होंने क्या किया, नहीं ग्रेडियंट मतलब स्लोप नहीं, ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज विद पोजीशन, ठीक है, माइट नॉट बी स्लोप। अच्छा, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट तो उन्होंने क्या किया, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, राइट। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बाय डिस्टेंस, ठीक है। देखो आप स्लोप उस टर्म में बोल रहे हैं कि अगर मैं ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन बना रहा हूं तो देन ऑफ कोर्स इट इज स्लोप, ठीक है। बट आप उसे ऐसे याद रखिए कि ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यस यू कैन से, है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। देन एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बता चुका हूं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, नो दैट्स अ डिफरेंट मट्टी, है ना, अभी मैं उसे डिफाइन नहीं करना चाहता, बट अब उसमें एक वर्ड पकड़िए, क्या है भाई, रेडियस है, रेडियस है, लेंथ है ना, सो वी नो इट, ठीक है, डायमेंशन निकल गया, अल्टीमेटली रेडियस है ना किसी चीज की। अब गायरेशन क्या होता है, हेल विद इट, बट रेडियस है ना, ओके फाइन। नाउ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यू नो व्हाई, बिकॉज ऑफ द बोर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कि भैया एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, ओके। टॉर्क अगेन याद रखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल हैं जो मुझे समझाने ही पड़ेंगे, राइट। जिस जो अभी आगे मैं एग्जांपल लूंगा उसमें आपको टॉर्क आना जरूरी है, राइट। तो टॉर्क अभी आप ये याद रखें कि भैया एनर्जी का डायमेंशन होता है, वर्क का डायमेंशन होता है टॉर्क, r क्रॉस f होता है, ओके। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ठीक है, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है भाई, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना, इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट्स हाउ वी गेट द डायमेंशन। ना रेडिएशन प्रेशर, भैया रेडिएशन के कारण प्रेशर है तो प्रेशर ना, राइट। तो माय पॉइंट इज कि आप ऐसा ना बोले सर ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखें। भैया रेडिएशन के कारण प्रेशर है, प्रेशर तो प्रेशर होता है ना, रेडिएशन के कारण हो या किसी और चीज के कारण हो, राइट। तो अल्टीमेटली आप इसका फॉर्मूला नहीं देखें, इन्होंने क्या कर दिया, इंटेंसिटी ऑफ वेव, स्पीड ऑफ लाइट, ये कुछ नया फॉर्मूला लेके आए, ये 12th में पढ़ाते हैं फॉर्मूला, है ना। बट आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखो अल्टीमेटली जो फाइनल आ रहा है ml -1 t -2, ये फोर्स बाय एरिया जैसे ही है, isn't it? ठीक है, तो अल्टीमेटली है ये प्रेशर। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या, तो बड़ी अच्छी डेफिनेशन दिख रही है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। अब ये अलग अलग टर्म दी हुई है अलग अलग चैप्टर से, लेकिन आप देखो क्रिटिकल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी है, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है तो सारी एनर्जी ना, द डायमेंशंस आर सेम। आप देखिए उसका लास्ट वाला कॉलम, द डायमेंशंस आर सेम। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में हम क्या करते हैं, आउटपुट बाय इनपुट, सेम क्वांटिटी को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखते हैं, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी, सेम यूनिट वाली क्वांटिटी लिखते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस, ओके। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का डायमेंशन हो सकता है क्या, बताइए। यूनिट वेक्टर का डायमेंशन या यूनिट कुछ होती है क्या, डिपेंड करता है क्या केस टू केस, नहीं। यूनिटलेस, यूनिट वेक्टर इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, ठीक है, ओके। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा हो चुका है। देन आता है इधर से जो मैंने बोला, ये उसी सीरीज का है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रेशर जैसे होते हैं, ओके। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मैं बता चुका हूं, बट इन जनरल आप अभी क्वेश्चन एक्सपेक्ट ना करें उस पे। देन चार्ज आपको पता है, करंट इनटू टाइम, करंट डेंसिटी, करंट बाय एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं करना है ना। करंट के लिए जब करंट डेंसिटी बोलते हैं तो करंट बाय एरिया करते हैं, मेन यहाँ पे ध्यान रखने वाला ये करंट बाय एरिया, नॉट वॉल्यूम। जब मैंने एनर्जी डेंसिटी बोली तो एनर्जी बाय वॉल्यूम, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम सिग्निफिकेंस होता है। करंट जब फ्लो हो रहा है तो हमारे लिए मैटर करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। वोल्टेज में बता चुका हूं, है ना, रेजिस्टेंस हो गया। इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, it is speed of light in vacuum upon speed of light in medium, otherwise now you know it is speed of light in vacuum upon speed of light in medium, so that you should know refractive index, it is dimensionless quantity. This is wave number, wave number मेरे ख्याल से आप लोगों को पता है 1 upon wavelength होता है, इन्होंने 2 pi by wavelength लिखा है, 2 pi by wavelength wave number नहीं होता है, वो angular wave number होता है, ठीक है। so you know wave number it is 1 upon wavelength. रेडियंट पावर है तो पावर ना, एनर्जी बाय टाइम, ओके। देन
इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है ये मेरे ख्याल से पेज नंबर 87 पे दिया है ना। इफ यू आर रेफरिंग टू योर मॉड्यूल, दिस सेक्शन इज ऑन पेज नंबर 87। ओके, तो इसमें क्या दिया है, तो बहुत सारी चीजें दी है। दिस आर सेट ऑफ क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग सेम डायमेंशन। आप एक बार इसे पढ़ लीजिए। देखिए, ये चैप्टर आपको प्रॉपरली रिविजिट करना पड़ेगा जब आप 12th कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना, बिफोर एग्जामिनेशन, और आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट, जैसे नेक्स्ट ईयर आपका अराउंड नवंबर के आसपास या अक्टूबर के आसपास 12th सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको एक बार रिविजिट करना होगा और प्रॉपरली फिर से इसे अटेम्प्ट करना होगा। बहुत सी चीजें हैं इसमें जो 12th में पढ़ाई जाती है, लेटर ऑफ द 11th में पढ़ाई जाती है ना। तो अभी जो आपको याद रखना है, स्ट्रेन मैंने बताया, चेंज इन डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो वैक्यूम और मीडियम में, रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या होता है भाई, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। एंगल आपको पता ही है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, फेज मैंने अभी वर्ड हटा दिया है। डिस्टेंस ग्रेडियंट, तो डिस्टेंस बाय डिस्टेंस, डायमेंशनलेस। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यू नो। एंगल ऑफ कांटेक्ट, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं भाई एंगल ऑफ कांटेक्ट की क्या जरूरत है, मैंने उसे अंडरलाइन ही नहीं किया है ना। व्हाई इज इट नॉट taught after 12 as many terms are new? Now that's a good question. एक्चुअली क्या होता है, इस चैप्टर को जहां पढ़ाओ वहां इसके साथ नाइंसाफी है, ठीक है। जैसे वैसे अगर आप देखोगे तो आप देखो, जैसे काइनेमेटिक्स के पहले दिया हुआ है, काइनेमेटिक्स के पहले अगर मैं ये चैप्टर पढ़ाता तो अभी आपको शायद पावर नहीं पता होता ढंग से, है ना, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होती, ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं पता होता, राइट। तो 11th के पहले पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई यूनिट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब आपको अगर यूनिट्स का ही अंदाजा नहीं है तो हम कैसे करते हैं इसे, ठीक है। देन इसमें एरर मेजरमेंट है, वो आना बहुत जरूरी है। अब इसे एकदम 12th के लास्ट में पढ़ाया तो क्या होगा, अब जैसे क्या है, मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया है, तो हर चैप्टर में अब जैसे जैसे मैं नई क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं उसका डायमेंशन बताता जाऊंगा। हर चैप्टर में जैसे जैसे नई क्वांटिटी आएगी, हर उसका हम यूनिट इन डायमेंशन हम पढ़ेंगे, तो आपको बड़ा इजीली वो चैप्टर साथ में चलता जाएगा, राइट। तो हम एक तरीके से एक ओवरव्यू देख रहे हैं इस चैप्टर का। इन डेप्थ प्रैक्टिस आपको खुद को 12th की बात करनी है, कंसेप्ट्स हम सारे कवर कर लेंगे, ठीक। 11th कब तक हो जाएगा ओवर, ओके। ये बेटा ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आई हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। चलिए, है ना, आपको काम क्या है, आपको पढ़ने के अलावा काम क्या है ना, जस्ट गो विद द फ्लो, उसका टेंशन ना ले 11th कब तक होगा। हाँ जी, तो ये सारे डायमेंशनलेस है ना, ऑल दिस सेट ऑफ क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। इसमें जो मैंने रेड में अंडरलाइन किया हुआ है, दोस क्वांटिटीज यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट। सब लिखना है क्या, यू विल बी हैविंग दिस एज योर नोट्स, तो मैं बोलूंगा या तो आप प्रिंट आउट निकाल लें, एक ऑप्शन ये है, एटलीस्ट जो मैंने सॉल्व किया हुआ है उसमें वो आप जरूर लिख लें, ठीक है। जैसे सॉल्व किया हुआ है इन द सेंस, जैसे आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो भाई जैसे ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये dx by dt वगैरह ये चीजें आप लिख लें, है ना। ये आप लिख लें जो मैंने डायमेंशंस वगैरह सॉल्व किए हैं, तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आप जरूर लिखें। मोस्टली जो फोटोज हैं वो आपके मॉड्यूल की ही है ना, तो वो भी चलेगा। व्हाट टू राइट इन फॉर्मूला कॉपी फ्रॉम दिस चैप्टर, फॉर्मूला कॉपी में इस चैप्टर से आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू राइट मच, है ना। कुछ एक चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, मेरे ख्याल से नथिंग एज सच, ठीक है, सारी चीजें इनटू ब्लड हो जाएगी एज सच। हाँ जी, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे इस साल, है ना, आते ही है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी होता है, हो ही जाता है सभी से। चलिए, तो नेक्स्ट सेक्शन है ये, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। जो अंडरलाइन किया हुआ है वो आपको याद रखना है। दिस आर द क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग सेम डायमेंशन। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि दो के पेयर दे दिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेम डायमेंशन, तो 3 पेयर में सेम हो रहे होंगे, किसी एक में नहीं हो रहे होंगे। या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन, ठीक है, तो किसी एक पेयर का, हाँ जी भैया पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, लिसन टू मी, है ना, मैं बोल रहा हूँ चीजें। पहली वाली पीडीएफ भी आई थी सक्षम जी, चलिए ये आप देख लीजिएगा, है ना। मेरे ख्याल से काफी चीजें जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
देखिए क्या होता है उसमें मत जाइए, डोंट गेट इनटू द डेफिनेशन कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, शेयर मॉडुलस क्या होता है। थोड़ा सा बस आप याद रखिए कि भाई ये जो मॉडुलस आते हैं ना, यंग, बल्क, शेयर, रिजिडिटी, ये प्रेशर की तरह होते हैं। द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस कि फॉर टाइम बिंग क्वेश्चन आए, है ना, बट क्योंकि एसआरजी आ रहा है, बहुत सारे लोगों की फिर वरी आती है, सर हमको ये याद करना है क्या, वो छोड़ दे क्या, ये कर लें क्या, तो भाई मैंने अंडरलाइन कर दिया, आई मेड इट वेरी सिंपल कि ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। और कौन सी कैटेगरी में आ रहा है ये प्रेशर वाले ग्रुप में आ रहा है, तो इन सबका डायमेंशन क्या है, प्रेशर वाला। डायमेंशन यूनिट से बनाई जाती है, सही बात है, ओनली यूनिट्स इन फिजिक्स इज डायमेंशन। अभी पढ़ेंगे ना, डायमेंशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, है ना, इट इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन इन फिजिक्स। चलिए तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए नाउ देयर आर सम स्टेटमेंट्स, है ना, ठीक है ना, थिंक ऑफ द राइट एग्जांपल, एंड आपके लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बड़े इजी हो जाते हैं, जस्ट थिंक ऑफ द राइट एग्जांपल, राइट। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में हैव यूनिट्स, है ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में हैव यूनिट्स। अच्छा तो क्या हुआ ये भैया, तो इसका एग्जांपल हुआ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट होती है, हाँ, डायमेंशनलेस है, हाँ, बट यूनिट है। अच्छा तो फिर इसका रिवर्स बनाया, भैया यूनिट है तो क्या डायमेंशनलेस होना जरूरी है, नहीं, तो वाइसे वर्सा नहीं है, क्या नहीं है भाई, वाइसे वर्सा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो सेकंड भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ थर्ड, क्वांटिटी की यूनिट्स है, अच्छा थर्ड, क्वांटिटी की यूनिट्स है, इट मस्ट हैव डायमेंशंस, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, डायमेंशन लेस भी हो सकता है। अ क्वांटिटी हैज डायमेंशंस, इट मस्ट हैव यूनिट्स, यस, बिकॉज डायमेंशन है, मतलब डायमेंशन किसके फॉर्म में आता है, फंडामेंटल के फॉर्म में। अब अगर वो फंडामेंटल के फॉर्म में है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंसी है, तो वो यूनिट में भी तो रिफ्लेक्ट करेगा। सो इफ इट हैज डायमेंशंस इट हैज यूनिट्स, ठीक है। तो चीजें वाइस वर्सा नहीं है ना, डोंट हैव अ कॉमन नोशन कि भैया वाइस वर्सा होगी, ठीक। If two physical quantities are same, they must have same dimensions. Yes, they are same to same. They must have same dimensions. But if dimensions are same, they may not be same physical quantity. Like work and torque. Work is a scalar quantity. Torque is a vector quantity. They are hell lot different. Torque को आप जूल में नहीं लिख सकते. You have to write in Newton meter. Work को आप जूल में लिख सकते हो. ठीक है? ओके, तो और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट अगर आप ये चीजें समझ गए हैं तो बाकी जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो रिपीटेटिव ही होते हैं ना। नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। तो क्या एप्लीकेशन है, तो एक एप्लीकेशन है यूनिट कन्वर्जन, लेकिन मेरे ख्याल से मैं यूनिट कन्वर्जन आपको प्रॉपर्ली सिखा चुका हूं, वो मेथड मेरे हिसाब से काफी ठीक है। बट यहाँ भी इन्होंने एक मेथड दी कि भाई यूनिट कन्वर्ट करना है, n1 इज n2u2 होता है, तो आप क्या करें, n2 को आपको निकालना है, तो इस तरीके से अरेंज कर लें। जैसे आप एग्जांपल देखें डायरेक्टली कि भैया इन्हें फोर्स जो है वो न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना था, तो इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने पहले फोर्स का डायमेंशन लिखा, फिर इन्होंने फॉर्मूला लगाया कि n2 इज n1 और डायमेंशन का रेशियो करस्पॉन्डिंग पावर kg बाय ग्राम, मीटर बाय सेंटीमीटर सेकंड। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ये करें, या फिर मैंने एक मेथड सिखाई है वो भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, ठीक। नाउ दिस वन, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट आफ्टर दिस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि अगर कोई इक्वेशन है, आप दो चीजों को इक्वेट कर रहे हैं, तो दोनों की डायमेंशन सेम होना चाहिए। आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। आप दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। मल्टीप्लाई करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप मास वेलोसिटी मल्टीप्लाई कीजिए, आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐड नहीं हो पाएंगे बिकॉज द डायमेंशंस आर डिफरेंट। तो जब भी हम ऐड करते हैं, वी ऐड सेम फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। सो अगर आप ऐड कर रहे हैं, दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस, अगर आप इक्वेट कर रहे हैं, दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस, दैट इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज।
कि अगर कोई इक्वेशन है तो ऑल इंडिपेंडेंट टर्म्स, है ना, सब माइनस में कुछ लिखा हुआ है प्लस माइनस में, तो ऑल इंडिपेंडेंट टर्म्स विल हैव सेम डायमेंशंस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके ये चेक कर सकते हैं कि भाई फॉर्मूला सही है या नहीं है। ठीक है, क्या चेक कर सकते हैं आप कि फॉर्मूला सही है या नहीं है। ओके, तो चलिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये जो है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इसका फॉर्मूला होता है ये ना। इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट? बताइए, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट? ओके, तो कौन एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा? जरा माइक ऑन करिए और एक्सप्लेनेशन दीजिए, हाउ कम दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। एनीवन, कैसे ये डायमेंशनली करेक्ट है? ये स्कूल के लिए भी आपका एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि हाउ कम दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर डायमेंशन सेम है बट क्वांटिटी डिफरेंट है तो क्या ऐड कर सकते हैं? नहीं, आप वर्क और टॉप को ऐड नहीं कर सकते। आप अगर ऐड कर रहे हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी सेम ही रहेगी। चलिए, अरे भाई आप तो बताइए, ये स्कूल में आता है ना, तो बेटा आप ऐसा लिखोगे क्या कि भैया अप्लाई करने से करेक्ट रिजल्ट आता है तो डायमेंशन करेक्ट ही होंगे? कुछ नहीं मिलेंगे आपको मार्क्स। चलिए एनीवन, कोई भी अगर माइक ऑन करके बोलना चाहे, राइट, कि ये अच्छा चलिए बताइए मुझे, इस टर्म का डायमेंशन क्या है? इस टर्म का डायमेंशन क्या है? लेंथ का डायमेंशन है ना, वेरी गुड। इसका डायमेंशन है लेंथ का डायमेंशन। तो क्या ये टर्म आपको लेंथ के डायमेंशन में दिख रही है? क्या ये टर्म आपको लेंथ के डायमेंशन में दिख रही है? नहीं, तो फिर ये डायमेंशनली करेक्ट कैसे है? रीजन दीजिए। बेटा आपने लिखा होगा बट इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। चलिए, तो आप दो स्टेटमेंट लिखिए एंड देन आई विल एक्सप्लेन, है ना। दो स्टेटमेंट लिखिए। इट्स बेसिकली t इक्वल टू t माइनस 1 का डिफरेंस। सही बात है, वेरी गुड। हाँ जी, चलिए दो स्टेटमेंट लिखिए, देन आई विल एक्सप्लेन कि ये कैसे सही है। हाँ चलिए, नहीं मिश्का ऐसा नहीं है, लेकिन if if a equation if a equation is correct, if a equation is correct, मतलब फिजिक्स से हम डिराइव करके लाए हैं, है ना। if a equation is correct it has to be dimensionally correct. if a equation is correct it has to be dimensionally correct. ठीक है, if a equation is correct it has to be dimensionally correct. दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, if a equation is dimensionally correct, if a equation is dimensionally correct it may not be correct. if a equation is dimensionally correct it may not be correct. ठीक, चलिए तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं कि भाई मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ना, ये तीन इंडिविजुअल टर्म है, इन तीनों का डायमेंशन सेम है ना। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, ये भी आया डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन एंड दिस इज आल्सो अ करेक्ट इक्वेशन। लेकिन अब मैंने बोला कि भाई मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट इज 80 स्क्वायर प्लस हाफ ut,
ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? यस, द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बट क्या ये करेक्ट इक्वेशन है? नो, द इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। तो जो आपने दो स्टेटमेंट लिखे थे वो आप समझ गए क्या? दे विल प्ले विद स्टेटमेंट्स, है ना, डोंट बी इन द ट्रैप। एग्जाम्पल सही सोचना है ना, हैव द राइट एग्जाम्पल इन माइंड एंड यू विल डेफिनेटली डू इट इजीली। ठीक, नाउ लेट्स कम टू दिस वन। अब यहां पर क्या है, जब हमने डिराइव किया था तो हमने लिया था डिफरेंस, तो ये था u into 1 प्लस a by 2 2n minus 1 into 1। ये इक्वेशन ओरिजिनली होती है ये, राइट। हमने टाइम का डिफरेंस लिया था, हमने लिखा था भाई ut और हमने लिखा था ut minus 1, और हमने डिफरेंस लिया था और फिर डिफरेंस लेके यहाँ 1 आया था, राइट। तो आपने t टाइम में से t minus 1 टाइम घटाया तो यहाँ एक 1 सेकंड मल्टीप्लाइड है, वो 1 सेकंड हम लिख नहीं रहे हैं, बट दैट 1 सेकंड इज मल्टीप्लाइड, सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, द 1 इज साइलेंटली रिटन देयर। समझ गए क्या? the one is silently written there। जैसे एक सिंपल सा देखिए भैया, मैंने बोला v equal to 2x, हमने काफी क्वेश्चंस किए इसे कि मैंने लिख दिया कि भाई वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन x लाइक दिस, v equal to 2x। क्या ये 2 डायमेंशनलेस है यहाँ पर? बताइए, क्या ये 2 डायमेंशनलेस है यहाँ पर? नहीं, ये 2 डायमेंशनलेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि v का डायमेंशन जो है वो 2 का डायमेंशन इनटू x का डायमेंशन होगा, राइट। तो v 2 का डायमेंशन क्या हुआ? 2 का डायमेंशन हुआ t minus 1। क्या हुआ? 2 का डायमेंशन t minus 1। भैया इधर वेलोसिटी है तो इधर भी तो वेलोसिटी होना चाहिए, ये तो लेंथ है, ये तो लेंथ है x, तो फिर 2 क्या है? 2 कैन नॉट बी डायमेंशनलेस। समझ में आई बात? अरे किसने बोला आपसे कि ये प्योर नंबर है? If equation is given and we are asked if it is dimensionally correct or not, what to answer? देखिए, I didn't get you, मतलब for what thing, किस चीज के लिए? Distance, अच्छा ये वाला, yes this is dimensionally correct। See, this is a correct equation, we have derived it properly, it has to be dimensionally correct। हमने जो स्टेटमेंट लिखे भाई इक्वेशन करेक्ट है, हाँ it has to be dimensionally correct, बट इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो सही इक्वेशन में ऐसी गारंटी नहीं है, द वाइस वर्सा इज अगेन नॉट देयर। अब हाँ, ये एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने कि स्कूल में अगर एसएन वाला पूछे तो क्या लिखना है, तो माय एडवाइस विल बी कि जो स्कूल में बताए वो लिखना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ समझिए, एक बार क्या हुआ, मैंने एक बार ऐसे क्लास में पूछा कि भैया इसका रीजन क्या है ना। अब उनके स्कूल में क्या बताया सुनिए आप, है ना, मतलब मैं तो सुनता ही रह गया। उनके स्कूल में ये बताया कि भैया ये वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन lt -1। ठीक है, ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है, ये गलत है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, दिस इज टोटली रॉन्ग आर्गुमेंट। बट क्या बताया स्कूल में सुनिए, ये वेलोसिटी है lt -1, एक्सीलरेशन lt -2, ये क्या है, ये टाइम का डायमेंशन इनटू t। ठीक, अब इंजीनियर लोग प्रूव तो कर ही देते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो उन्होंने क्या समझाया कि बेटा ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। क्या समझाया उसको एग्जाम में कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। अब क्या होता है कि भैया अगर आपके स्कूल टीचर को यही पता है तो मेरी एडवाइस होती है कि भाई फिर यही लिख के आओ, क्योंकि स्कूल टीचर से आर्गुमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? वेरी सिंपल, वेरी सिंगल रीजन, बड़ा सिंपल है, बड़ा है ना, ध्यान रखना हमेशा माइंड में। हमें स्कूल टीचर से क्या चाहिए? 12th के प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स चाहिए, समझ गए, है ना। हमें स्कूल टीचर से क्या चाहिए? 12th के प्रैक्टिकल में मार्क्स चाहिए, है ना। तो भाई जो भी आपका डमी अमी है वो कुछ भी हो, हमारे स्कूल का टीचर हमारे साथ कहाँ चोट कर सकता है? 12th के प्रैक्टिकल के मार्क्स में। बाकी पूरी बोर्ड आपकी है ना, बोर्ड में जो आप करोगे वही चलेगा, लेकिन क्या
मार्क्स, उसके लिए स्कूल में बड़ा सिंपल सी चीज होती है कि भैया तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। ये स्कूल के लिए एक सिंपल सा अपने दिल में बसा लो, ऐसे ही जीना होता है स्कूल में, ठीक है। क्योंकि स्कूल में आप अगर डिस्कशन करते हो तो वो कई बार कुछ टीचर्स के लिए आर्ग्यूमेंट हो जाता है, ठीक है। आपको लगता है कि आप डिस्कशन कर रहे हो, टीचर को लगता है कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो आप देख लें, है ना, जो आपके स्कूल में सिखाया हो वो लिख के आए नंबर लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर कई बार देखो, अगर स्कूल में यही सिखाया बहुत अच्छी बात है, दिस इज द वेरी ट्रू रीजन, बट अगर ये सिखा दिया है और आपने ये लिखा, उसने काट दिया, वहां तक भी ठीक है, लेकिन आपने अगर स्कूल टीचर को समझाने की कोशिश की कि भाई तुमने गलत पढ़ाया है, तो फिर उसका ईगो हर्ट होता है, एंड डोंट डू दैट, ठीक है। देखो मार्केट में क्या ज्यादा चलता है उससे कोई मतलब नहीं, सही ये है ना, सही ये है, राइट। जैसे वो बच्चा थोड़ा भावुक हो गया था, है ना, बच्चे को ठेस पहुंचती ना, हमारे स्कूल में गलत पढ़ाते क्या, मैंने उसको एक सिंपल सी चीज ये पूछी कि भैया यहाँ पर जो कैलकुलेट करके आएगा उसकी यूनिट क्या लिखोगे, मीटर या मीटर पर सेकेंड। आपने कैलकुलेट किया ना इसको, यहाँ से जो कैलकुलेट होके आया उसको क्या लिखोगे, मीटर या मीटर पर सेकेंड, मीटर लिखोगे, तो फिर इसका डायमेंशन मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ, ठीक है। अब ये वो पार्ट है डायमेंशन एनालिसिस का जिसपे क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, ठीक है। क्या किया है इसमें, तो ये बोल रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके हम इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं, है ना। जैसे एक बच्चे ने अभी बोला था कि सर डायमेंशन एनालिसिस का क्या यूज है फिजिक्स में, सी द यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, हम इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो साइंस के हिसाब से आप देखें, रिसर्च के हिसाब से देखें, तो एक ओरिएंटेशन होना चाहिए कि अच्छा इस चीज को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल पढ़िए कि भैया जो मुझे क्या निकालना था कि एक प्लेनेट का टाइम पीरियड निकालना है, तो मैंने देखा कि भैया जो प्लैनेट्स हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, तो शायद आर पे डिपेंड करता होगा, उनके मास पे डिपेंड करता होगा, और कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने जी की वैल्यू भी ले ली, है ना। ये साइंटिस्ट ने कुछ अपना दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि यार ये जी एम और आर पे डिपेंड करता है, नाउ लेट्स ट्राई टू गेट द फॉर्मूला, राइट। हो सकता है वर्क कर जाए, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, क्या ये डायमेंशन एनालिसिस से जो आया, अब इसमें कुछ नंबर्स डाल के देखते हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो डाल के देखते हैं सही बैठ रही कि नहीं बैठ रही, ओके। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने लिखा कि जो टाइम पीरियड है वो जी की पावर ए, एम की पावर बी, आर की पावर सी, ऐसे कुछ डिपेंडेंसी इन्होंने मान दी। ये जी की पावर ए, एम की पावर बी, आर की पावर सी, इन्होंने ऐसी ये मान ली डिपेंडेंसी। नाउ इक्वेशन लिख ली, दोनों साइड इन्होंने एम एल टी की पास इक्वेट कर दी और एबीसी के लिए सॉल्व किया, तो ये फॉर्मूला आ गया। और इनफैक्ट फॉर्मूला यही होता है, द एक्चुअल एक्सप्रेशन इज 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी। क्या है एक्चुअल एक्सप्रेशन, 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी है, ओके। तो चलिए उसके बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो आप देखिए इस फाइल में, आप सो हियर्स द क्वेश्चन। ये भी स्कूल का एक बड़ा ही पेटेंटेड सा क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। और इनफैक्ट जो डेरिवेशन है, जब हम वेव्स चैप्टर पढ़ेंगे तब डेरिवेशन भी इसी तरीके से करवाया जाता है, इवन एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से डेरिवेशन दिया हुआ है यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, ओके। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है क्या ये, ठीक। चलिए तो इधर बोर्ड पे देखिए अब, तो मुझे दिया हुआ है कि भाई जो वेव स्पीड है ये डिपेंड करती है टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पे, ठीक है। वेव स्पीड डिपेंड करती है टेंशन इन द स्ट्रिंग पे और मास पर यूनिट लेंथ पे, कि वो रस्सी में मास पर यूनिट लेंथ क्या है और उसमें टेंशन क्या है। तो वेव जो स्ट्रिंग में जाती है तो स्पीड इस पे डिपेंड करती है। नाउ लेट्स ट्राई टू गेट द फार्मूला, कि हमारे पास कुछ फार्मूला आ सकता है क्या। तो मैंने बोला कि भैया जो इसका डायमेंशन है, इसका डायमेंशन सेम होगा, there might be some dimensionless constant there, ठीक। अच्छा वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, lt minus 1, क्या है वेलोसिटी का डायमेंशन, lt minus 1। टेंशन क्या है, फोर्स, mlt minus 2, टेंशन मतलब फोर्स, mlt minus 2, ओके। ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। नाउ क्या किया
तीनों दोनों तरफ m l और t इनकी पावर्स को इक्वेट किया। इधर mlt की पावर क्या है 0 1 -1, ये पावर है mlt की 0 1 -1। नाउ इधर पावर क्या दिख रही है आपको a + b। ओके, l की पावर क्या दिख रही है a - b। ओके, t की पावर क्या दिख रही है -2a। ठीक, अच्छा अब क्या होता है जनरली कि भैया दो इक्वेशन तीन वेरिएबल हो तो अपन बोलते हैं बहुत नाइंसाफी है। अब तीन इक्वेशन दो वेरिएबल, इक्वेशन ज्यादा है तो फिर क्या किया जाए। तो यहाँ पर आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो से सॉल्व करो लेकिन तीसरे में वेरीफाई करो इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। तीनों से रिजल्ट सेम आना चाहिए, इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। ओके, तो मैंने इन दो से सॉल्व किया, ठीक है, और उसमें पुट करके देखा रिजल्ट सेम आ रहा है तो मेरा आंसर सही है, सारी चीजें सही चलती है। ठीक है, तो a आया हाफ और b आता है -हाफ, तो फॉर्मूला मेरे पास हो जाता है कि v इज प्रोपोर्शनल टू √t/μ। दैट्स ऑल आई कैन कैलकुलेट कि v इज प्रोपोर्शनल टू √t/μ। ठीक है, चलिए इसी में हम एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। जो क्वेश्चन है वो आपके पास पीडीएफ में आ जाएगा, राइट। मैं उसे ऐसे ही बोल रहा हूँ अभी कि क्या हुआ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने ले ली भाई, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। अब क्या हुआ कि वो जो राजू जिसका ईगो हर्ट हुआ था लास्ट टाइम कि भैया मेरे नाम पे भी एक यूनिट होना चाहिए, तो राजू ने बोला, क्या बोल रहे हैं भाई, कैन बी डिराइव एवरी फिजिक्स फॉर्मूला। वी आर कमिंग टू द लिमिटेशंस, है ना, हम लिमिटेशंस से आ रहे हैं। ठीक, हाँ, तो राजू ने बोला कि भैया मेरे को तो मेरा एक अलग ही सिस्टम चलाना है, आई डोंट लाइक योर दिस मास, लेंथ एंड टाइम, मुझे एक अलग फंडामेंटल सिस्टम डिफाइन करना है। ये जो बेवकूफ लोग थे उन्होंने कुछ भी कर दिया पहले, मैं सही सोच रहा हूँ। तो उसने क्या किया, उसने बोला भाई मेरे ये आज से नया ये फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। तो राजू ने विद्रोह कर दिया कि भाई फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल आज से लिया जाएगा। ठीक है भैया, यूनिट से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप सोचोगे तो यूनिट्स और डायमेंशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं रह जाता है। ठीक, बस यूनिट्स में ये है कि मीटर, सेंटीमीटर अलग अलग यूनिट होती है, और डायमेंशन में हम केवल लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक, तो वो मीटर हो, सेंटीमीटर, डजंट मेक मच ऑफ द डिफरेंस। हाँ, तो हम राजू पे थे कि भैया राजू ने विद्रोह कर दिया कि भाई फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल माना जाएगा क्योंकि उसकी सरकार है, और मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल आज से नहीं माना जाएगा। पूरा विपक्ष जो है वो चिल्लाते रह गया। अच्छा, तो उसने बोला कि आज से क्योंकि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम इंडिपेंडेंट है, फंडामेंटल है, बेस क्वांटिटीज हो गई है, तो मास अब डिपेंडेंट हो गया, राइट। तो क्योंकि अब मास डिपेंडेंट हो गया तो मास के डायमेंशंस लिखो इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, मास के डायमेंशंस लिखो इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। कैसे करेंगे, तो पहले मैं प्रॉपर मेथड बता रहा हूं, देन इजियर वे तो है ही। ओके, तो मैंने बोला कि भाई मास, ओके, तो मास के लिए हम क्या करेंगे कि मास हम बोलेंगे कि भाई फोर्स, वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड करता है। तो मैंने पावर लिख दी ABC, है ना, क्योंकि जैसे फोर्स है, फोर्स के लिए आपने क्या लिखा mlt-2, तो कुछ डिपेंडेंसी आई मास, लेंथ, टाइम पे, तो A, B और C, ये वो पावर्स है 1 1 -2। तो ऐसे मास के लिए हम लिखेंगे F, V और T, राइट। तो यहाँ पर कुछ पावर्स आएगी, ठीक है। तो स्कूल में कैसे करना है वो बता रहा हूँ, क्वांटिटी एग्जाम के लिए हम दूसरे तरीके से अप्रोच करेंगे। ये स्कूल वाली मेथड है कि स्कूल में हम ऐसे लिखते हैं कि भाई मास जो है वो फोर्स, V और T पे, ठीक। तो विद्रोह राजू ने किया, लेकिन हम तो बचपन से एमएलटी पढ़ते आ रहे हैं ना, तो हम तो एमएलटी से ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने लिखा कि भाई इधर m का डायमेंशन, इधर mlt-2 का डायमेंशन, उसकी पावर a, इधर lt-1 का डायमेंशन और इधर t, और ये पावर b और c। ठीक, वो दोनों साइड हमने mlt की पावर इक्वेट कर दी, mlt 100। ठीक, क्या दिख रही है m की पावर a, l की पावर दिख रही है a प्लस b, t की पावर दिख रही है -2a -b प्लस c। ठीक,
इजीली सॉल्व भी हो रहा है। a की वैल्यू यहाँ से 1 आई, b की वैल्यू यहाँ से -1 आई, तो -1 तो ये हो गया 1 और -2 तो c आ रहा है शायद 1। ओके, अब क्या इसे डायरेक्टली किया जा सकता था? बिल्कुल, बड़े आराम से। कैसे? तो मुझे चाहिए भैया मास। मास क्या होता है? फोर्स बाय एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम होता है। ये डायमेंशन आ गया, एज सिंपल एज दैट। आगे डायमेंशन, ये डायमेंशन आ गया, सिंपल, इजंट इट? ठीक है। अब जैसे क्या होता है, देखो कैसे नीट वाले क्वेश्चन, जैसे क्या होता है कि नीट है इजी एग्जाम, बट एग्जाम में प्ले कैसे किया जाता है? एग्जाम में वो क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते ऐसे हैं कि बच्चा एक अलग ही अप्रोच से चला जाता है, और फिर क्या होता है, उसको टाइम कम पड़ जाता है ना? तो एग्जाम में वो ढूंढ रहे हैं, स्मार्ट लोग भी ढूंढ रहे हैं साथ साथ। तो उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स में कि F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आरवी, है ना? किसी भी गधे से गधे बच्चे को भी पता होता है कि ये एक फोर्स होता है, फ्लूइड का विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आरवी, हर किसी को पता होता है। ठीक, अब वो नीट वाले इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करते हैं कि इफ फोर्स velocity and distance are taken as fundamental quantity, then find the dependency of this quantity, है ना? इसको बोलते हैं coefficient of viscosity। find the dependency of this quantity on force, velocity and distance if they are taken as fundamental। अब क्या हो गया, जो स्कूल का बच्चा ही बना हुआ है अभी तक, है ना, जिसको इतना लिखने की आदत है, उसके लिए क्वेश्चन हो गया लेंदी। और जिसने अपने दिमाग में फिट कर लिया कि भैया मुझसे पूछा है तो सिंपल ही पूछा होगा, ये आ गया उसका एक ही बार में। जिसने दिमाग में फिट कर लिया कि भाई मुझसे पूछा है, ऊपर से नीट में पूछा है, तो सिंपल ही पूछा होगा, है ना? तो कहीं ना कहीं उस चैप्टर में फोर्स एनर्जी का उसने फॉर्मूला ढूंढा, एक बार में आंसर आ गया, इजंट इट? ठीक है। तो एग्जाम में करने की अप्रोच डिफरेंट होती है, अदरवाइज अप्रोच डिफरेंट होती है। ओके, जैसे चलिए, जैसे मुझे पार निकालना है, तो पार कितना डायरेक्ट है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फॉर्मूला पता है, ये पार हो गया। मुझे वर्क निकालना है ना? मुझे लिखना है वर्क। वर्क का डायमेंशन एफ पी ओ टी के टर्म में, वर्क का डायमेंशन एफ पी ओ टी के टर्म में, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये आ गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक, चल, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर लेंगे। ना, नाउ वी कम टू द लिमिटेशंस। ठीक है, कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इस डायमेंशन एनालिसिस को क्या हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं या कुछ लिमिटेशन है? ठीक, तो बस 2 मिनट और, है ना, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ठीक, तो क्या लिमिटेशन है, पढ़िए आप, है ना? पहला क्या है कि अगर एक से ज्यादा क्वांटिटी पे चीजें डिपेंड कर रही है तो डिराइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा है 3, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, जनरली आपको स्टेटमेंट यही मिलेगा 3 के टर्म में, बट ऐसा नहीं है। आप अपने दिमाग में बस ये रखिए कि भैया जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल होना चाहिए, है ना? इक्वेशन भली ज्यादा चलेगी, जैसे यहाँ हमने ए और बी के लिए बनाई, इक्वेशन भली ज्यादा चलेगी लेकिन वेरिएबल ज्यादा नहीं चलेंगे। तो अगर मेरे पास है 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल, तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, राइट? लेकिन आपके पास 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल है, एम एल टी और समहाउ लेट से टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी है, और 4 इक्वेशन भी बन रही है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसे मैं पहले पॉइंट को सिंपल टर्म्स में क्या बोलूंगा कि भैया जितने इक्वेशन उतनी वेरिएबल, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो इक्वेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम में काम चल जाएगा बट ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट्स द सिंपल पॉइंट। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भाई सारे फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं क्या इस मेथड से? बिल्कुल भी नहीं। तो कौन से फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं या कौन से नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते हैं वाले बता देते हैं कि भैया जिसमें
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हो, राइट, एक्सपोनेंशियल आ रहे हो, लॉगरिथमिक आ रहे हो, वो हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भैया पता ही नहीं चल रहा है ना। मुझे ये पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट पे चीजें डिपेंड करती है ना। जैसे ये देखो, ये एसएचएम है। अब एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है a sin ओमेगा t। अब मुझे ये दिख रहा है कि भाई टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन वो टाइम डिपेंडेंट अंदर साइन के अंदर आ रहा है, टेन के अंदर आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, ये मैं कैसे पता लगाऊंगा? क्योंकि तो डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशन एनालिसिस जो है वो लग ही नहीं पाएगा। तो अगर चीजें साइन या कॉस के फॉर्म में है, टेन के फॉर्म में है, या एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, लॉगरिथम के फॉर्म में है, तो हम, एसएचएम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हम यहाँ पर उससे डिराइव नहीं कर पाएंगे, राइट। सो equations which contain trigonometric, exponential, logarithmic terms cannot be derived using dimensional analysis. Okay. Then formulae containing more than one term which are added or subtracted cannot be derived. अब जैसे आपको ये पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, टाइम, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन वहां दो टर्म आ रही है, तीन टर्म आ रही है, कैसे पता चलेगा आपको? नहीं पता चल पाएगा। तो ये हमारी लिमिटेशन है, ऐसी इक्वेशंस को हम डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होता है हमेशा, क्या नहीं, वो तो एक्सीलरेशन जीरो हो तब ना, अदरवाइज तो हमें ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखना पड़ता है, वो भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब। अब अगर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो तो हम ये लिख पाएंगे क्या? नहीं। ओके, देन डायमेंशनलेस कांस्टेंट अगर वहां पर है तो हमें उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। जैसे ये 2 पाई जो एक नंबर दिख रहा है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिलती है ना। कई बार क्या होता है कि भाई मुझे दो टर्म तो पता चल गई डायमेंशन एनालिसिस में, क्या ये दो, जैसे क्या होता है साइंटिस्ट है ना, वो अंदाजा लगा रहे हैं यार इस पे डिपेंडेंसी है, उन्होंने देख लिया अच्छा यार इस पे डिपेंडेंसी, इस पे डिपेंडेंसी, और किस पे हो सकती है, अब वो आपको पता लगाना है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था, मैं यहां से बताता हूं, ये क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन देखा था। अब क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एज सच फिजिकल मतलब प्लेनेट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब आपने सोचा कि भैया चीजें मास पे डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है, अब आप डिराइव करने गए और आपको लगा कि यार चीजें मैच नहीं कर रही, कुछ गड़बड़ है, और आपने कर लिया कि यार चलो समहाउ एक और क्वांटिटी आ रही है जिसका डायमेंशन जो है ना वो जी के डायमेंशन जैसा आ रहा है। अब वो एक्चुअली जी ही होगा या कोई और फिजिकल क्वांटिटी भी होती है जिस पे डिपेंड करता है ना। जैसे किसी फॉर्मूले में प्लैंक्स कांस्टेंट आ रहा है, तो भाई प्लैंक्स कांस्टेंट पे एक्चुअली चीजें डिपेंड कर रही है कि एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है। चीजें प्रेशर पे डिपेंड कर रही है कि स्ट्रेस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है। तो क्वांटिटी कौन सी होगी वो हम एग्जैक्टली हर बार बता पाए ये जरूरी नहीं है ना। स्केलर है या वेक्टर, ये भी हमें डायमेंशन एनालिसिस से पता नहीं चलता है। ये दोनों स्टेटमेंट में लिखवा चुका हूं। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक।